नमस्कार मित्रों, आज के इस वीडियो में हम इमाइल दुर्खिम के श्रम विभाजन के सिद्धांत पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो हमें समझना होगा कि श्रम विभाजन क्या है। श्रम विभाजन का सामान्य अर्थ है कि समाज में कार्यों का विभाजन। अब ये कार्यों का विभाजन प्रत्येक समाज में विशिष्ट प्रकार का होता है। जब हम आदिम समाजों की बात करते हैं तो वहाँ श्रम विभाजन का हमें दूसरा स्वरूप देखने को मिलता है, और जब आज के आधुनिक जटिल वैज्ञानिक समाजों की बात करते हैं तो हमें ये श्रम विभाजन का स्वरूप अलग देखने को मिलता है। जहाँ आदिम समाजों में श्रम विभाजन का आधार क्या था? लिंग, आयु, जाति, प्रजाति। और जब आधुनिक जटिल औद्योगिक समाजों की बात करते हैं तो यहाँ श्रम विभाजन का आधार क्या है? शिक्षा, योग्यता, क्षमता। यानी प्रत्येक समाज ने अपनी आवश्यकताओं के अनुसार श्रम विभाजन को डिफाइन किया और इससे समाज के अंदर एक व्यवस्था का स्वरूप निर्मित करने का प्रयास किया। दुर्खिम ने इस श्रम विभाजन के सिद्धांत के द्वारा ये बताने की चेष्टा की कि समाज का स्वरूप किस प्रकार से आगे चलता है। यानी उसने उसके प्रकारों के संदर्भ में बात ना करके इसके कारण और परिणामों के संदर्भ में श्रम विभाजन को स्पष्ट किया। दुर्खिम का स्पष्ट मत है कि जब समाज में जनसंख्या बढ़ती है तो उसका घनत्व भी बढ़ता है। ये घनत्व दो प्रकार का होता है, एक तो भौतिक घनत्व और एक नैतिक घनत्व। भौतिक घनत्व से मतलब क्या है? पर प्रति वर्ग किलोमीटर रहने वाले लोगों की संख्या, डेंसिटी। और नैतिक घनत्व का मतलब है उन व्यक्तियों के मध्य के परस्पर संबंध। जनसंख्या बढ़ी, घनत्व बढ़ा। घनत्व बढ़ा तो आवश्यकताएं बढ़ी तो इन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए नवीन समूहों का जन्म हुआ, और इन नवीन समूहों के मध्य एकता बनाए रखने का काम ही श्रम विभाजन करता है। दुर्खिम ने अपने श्रम विभाजन के सिद्धांत की चर्चा अपनी पुस्तक द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी में की है। अपनी इस पुस्तक को उसने 3 खंडों में विभाजित किया है। पहले खंड में दुर्खिम ने बताया है कि श्रम विभाजन के क्या प्रकार हैं। दूसरे खंड में बताया है कि श्रम विभाजन के कारण और दशाएं क्या हैं, और अपने तीसरे खंड में उन्होंने बताया है कि श्रम विभाजन के असामान्य स्वरूप क्या हैं। दुर्खिम ने 2 प्रकार के समाजों की चर्चा की है। एक तो है यांत्रिक एकता या यांत्रिक समाज, और दूसरा है सावयवी एकता या सावयवी समाज। यांत्रिक एकता या यांत्रिक समाज से क्या मतलब है? यंत्रवत, मैकेनिकल। जैसे हमारे जनजातीय समाज, आदिम समाज, ग्रामीण समाज। यहाँ सिस्टम हमें कैसा देखने को मिलता है? यह पूरा सिस्टम है हमारा मैकेनाइज्ड। यानी यहाँ प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे के ऊपर पुलिसमैन की तरह काम करता है। गांव में जब भी कोई घटना होती है, जब भी कोई व्यक्ति आता है तो गांव के समस्त लोगों को उसको पता रहता है कि नहीं कि आज अमुक आदमी के यहाँ अमुक मेहमान आए हैं। लेकिन महानगरों में किसी को किसी से कोई मतलब नहीं है। यानी वहाँ पूरा एक मैकेनाइज्ड सिस्टम है, जहाँ एक पुर्जे के खराब होने पे पूरा समाज प्रभावित हो जाता है। जैसे आपके ग्रामीण समाजों में आप देखते हैं कि जब किसी के यहाँ कुछ डेथ हो जाती है तो जब तक उसका दाह संस्कार नहीं होता, फ्यूनरल नहीं होता, तब तक गांव में चूल्हा नहीं जलता है, कोई खाना नहीं खाते हैं। क्यों? क्योंकि गांव का मैकेनाइज सिस्टम ही ये है कि एक का दुख सबका दुख, एक का सुख सबका सुख। महानगरीय जीवन शैली में तो हमें ऐसा देखने को नहीं मिलता है। शर्मा जी के सामने वर्मा जी रह रहे हैं, अग्रवाल साहब रह रहे हैं, खान साहब रह रहे हैं, कोई पारसी समाज रह रहा है, पारसी परिवार रह रहा है, किसी को किसी से किसी प्रकार का कोई मतलब नहीं। यानी जो
आदिम समाज हैं उनमें हमें किस तरह का सिस्टम देखने को मिला मित्रों? यांत्रिक, यंत्रवत। अब इस यांत्रिक समाज की कुछ खास खास कैरेक्टर्स हैं, विशेषताएं हैं। जैसे एक तो इसके अंदर क्या होता है, अविभेदीकृत या भेदभाव रहित है। यानी ग्रामीण ढांचे में आप देखते हैं कि हमारी जीवन शैली, खान पान, इसमें क्या है, बहुत सी सिमिलरिटीज देखने को मिलती है। अगली बात है व्यक्ति का द्वितीयक स्थान। जो यांत्रिक सोसाइटीज़ होंगी, मैकेनिकल सोसाइटीज़ होंगी, उनमें क्या होगा, समाज प्रधान है, व्यक्ति गौण है। वहाँ समस्त चेतनाएं किससे चलेगी? समाज से। यानी समाज ही व्यक्ति को संचालित करता है, व्यक्ति समाज को संचालित नहीं करेगा। यानी वहाँ समाज प्रधान है, व्यक्ति गौण है। तीसरी बात क्या है, सामूहिक चेतना का प्रभुत्व। यानी वहाँ पे कलेक्टिव कॉन्शियसनेस काम करेगी। एक अकेले व्यक्ति के मान लेने से, जान लेने से व्यक्ति के उस विचार का समाज पे प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन संपूर्ण समाज ने किसी व्यक्ति के संदर्भ में कोई आम राय बना ली तो उसका बहुत प्रभाव पड़ेगा। यानी वहाँ सामूहिक चेतना प्रधान है और व्यक्तिगत चेतना अधीनस्थ है। अगला है दमनकारी कानून। दमनकारी कानून का मतलब क्या है? टिट फॉर टैट। आंख के बदले आंख, हाथ के बदले हाथ और भाई के बदले भाई। जैसा कि जनजातीय समाजों में हम देखते हैं, आदिम समाजों में हम देखते हैं, कबीलाई संस्कृति में देखते हैं, वहाँ पे दमनकारी कानून है। वहाँ पे कानूनों की प्रकृति क्या है कि टिट फॉर टैट। जैसा आपने किया है आपको वैसा ही भरना पड़ेगा। नेक्स्ट है सजातीयता, समानता, समरूपता की संस्कृति है। राजनीतिक जीवन है उनका, आर्थिक जीवन है उनका, धार्मिक संगठन है। ये हमें समस्त प्रकार की वहाँ चेतनाएं देखने को मिलती है। अब अगला समाज बताया है दुर्खिम ने, सावयवी समाज। ये यांत्रिक समाज से ठीक विपरीत है। यहाँ पे क्या है, व्यक्तियों की परस्पर निर्भरता, इंटरडिपेंडेंस क्या कर रही है, समाज को निर्मित कर रही है। आपकी परस्पर जो आवश्यकताएं हैं वो समाज के ढांचे को निर्मित करती है, उसे हम कहते हैं सावयवी समाज। सावयवी समाज के भी कुछ खास खास कैरेक्टर्स हैं। सावयवी समाज में कहाँ देखने को मिलता है? आधुनिक, औद्योगिक, जटिल समाजों में सावयवी समाज देखने को मिलता है। इसकी खास खास जो कैरेक्टर्स हैं, पहला तो है विभेदीकरण की जटिल प्रक्रिया है कि जो सावयवी समाज होगा, जहाँ ग्रामीण समाज में तो जाति, लिंग के आधार पे, आयु के आधार पे विभेद है, लेकिन यहाँ तो शिक्षा, योग्यता, क्षमता और नाना प्रकार के भेद हैं। अब जैसे डॉक्टर है, MBBS है, लेकिन अब डॉक्टरों का भी शरीर के तंत्र के हिसाब से अलग अलग है कि नहीं? आँख का अलग डॉक्टर है, कान का अलग डॉक्टर है, दांत का अलग डॉक्टर है, हड्डियों का अलग डॉक्टर है, किडनी के अलग स्पेशलिस्ट है, हार्ट के अलग स्पेशलिस्ट हैं। यानी स्पेशलाइजेशन चलता है यहाँ। सिंपल MBBS नहीं, सिंपल MBBS को नहीं स्वीकारेगा महानगरीय जीवन शैली का व्यक्ति। किसे स्वीकारेगा? जो कि उस काम में दक्ष है, जिसकी इस काम के अंदर बिल्कुल बारीकी से पहचान है। दूसरा है समाज में अन्योन आश्रितता, इंटरडिपेंडेंस, एक दूसरे पे आश्रितता। अगली बात है विभिन्न व्यवसायों का विकास, अलग अलग प्रकार के यहाँ पे व्यवसाय हैं। सामूहिक प्रतिनिधान है, यानी व्यवहार करने के कुछ सामान्य नियम है जिसे समाज का हर व्यक्ति स्वीकारता है। प्रतिकारी कानून है। प्रतिकारी कानून का अर्थ हुआ कि यहाँ अपराध को समाप्त करने के प्रयास किए जाते हैं, अपराधी को समाप्त करने के प्रयास नहीं किए जाते हैं। ऐसे ही यहाँ का एक आर्थिक संगठन है, धार्मिक संगठन है, राजनीतिक संगठन है, जिसे कि हम आम जीवन में महसूस करते हैं कि उसकी कुछ आवश्यकताएं हैं, उनका कुछ ढांचा है जो कि समाज के अंदर एक संतुलन, नियंत्रण, व्यवस्था, आवश्यकता की पूर्ति का कार्य करता है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको यांत्रिक और सावयवी समाज में अंतर, श्रम विभाजन के कारण, परिणाम और इसके असामान्य स्वरूपों की चर्चा करूँगा। धन्यवाद।